हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, एवरी ईयर काफ़ी पोटेंशियल कैंडिडेट हार्डवर्क करने के बावजूद भी प्रीलिम्स को क्रैक नहीं कर पाते हैं। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए, प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए आपकी प्रिपरेशन यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा एंड उसके बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। और आपने देखा भी होगा कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर साल प्रीलिम्स को काफी आसानी से क्रैक कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज उनके पास सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होती है। और यही हम आपके लिए करके दे रहे हैं कि इन सेशंस में सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालाइज करेंगे एंड फिर स्ट्रेटजी भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में पॉलिटी का प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस हम लोग करके देंगे एंड उसके बेसिस पे व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर पॉलिटी, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेट्स स्टार्ट। बट सबसे पहले लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है सौरभ जैन एंड मैंने 2 बार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2018 में एंड मेरा सेकेंड और लास्ट अटेम्प्ट था 2019 में एंड दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। दिस इज 2018 मार्कशीट। आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में मुझे 101.34 ये मार्क्स मिले थे। कट ऑफ इस टाइम पे 98 गई थी एंड 2019 प्रीलिम्स में मेरा स्कोर था 120। ओके, सो दिस इज माय मार्कशीट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस 7 ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात यह करते हैं कि एवरी ईयर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी से, ताकि आपको वेटेज पता चलेगा। देखिए, 2016 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, देन 2017 में 22 क्वेश्चंस, देन 2018 में 11, 2019 में 13, देन 18, देन 16 एंड देन 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 13 to 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। तो इट मींस इस एरिया को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो पॉलिटी पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि 13 to 14 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। और अगर आप पीक देखोगे तो 22 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ओके, तो दिस इज वन डेटा कि काफी अच्छा, काफी सिग्निफिकेंट वेटेज मिलता है पॉलिटी को इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, अब देखिए सेकंड डेटा ये है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको प्रिपेयर कहां से करें, क्या सोर्स आपको फॉलो करने होंगे। तो देखिए, ये पूरा एनालिसिस आपके सामने है, जहां पे कितने क्वेश्चंस किस सोर्स से आप सॉल्व कर सकते थे उसका डेटा आपको मिलेगा। तो देखिए, आउट ऑफ 98 क्वेश्चंस, ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 7 ईयर्स में पूछे गए हैं, ये 98 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से 65 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ओके, 12 क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी की हेल्प लगेगी, 14 क्वेश्चंस के लिए करंट अफेयर आपके अच्छे होने चाहिए एंड 7 क्वेश्चंस रैंडम सोर्सेस से पूछे गए थे। अभी देखिए, बेटर पिक्चर आपको मिलेगी इस चार्ट से। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 67% क्वेश्चंस आप केवल और केवल लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हो। ओके, 12% क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, 14% क्वेश्चंस के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा एंड बाकी 7% क्वेश्चंस पूछे गए थे रैंडम सोर्सेस से, तो वो कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, तो ये सेकंड डेटा हो गया। अब थर्ड डेटा ये आता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो देखिए, इसमें
थोड़ी सब्जेक्टिविटी हो सकती है, बट फिर भी एक ट्रेंड आपको दिखेगा, तो ट्रेंड पे आपको फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस को डिवाइड करें इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट कैटेगरी में, तो आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ 98 क्वेश्चंस 70 क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे। देखिए आसान क्वेश्चन वो है कि आपने ट्रेडिशनल सोर्सेस पढ़ लिए, उस पर कमांड है, तो उससे वो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। ओके, 15 क्वेश्चंस मॉडरेट डिफिकल्टी के थे, मींस थोड़ा आपको टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा। ओके, थोड़ी दिक्कत आएगी। एंड 13 क्वेश्चंस एकदम बाउंसर थे, डिफिकल्ट थे। ओके, जो आप मान के चलिए कि आपसे नहीं बनेंगे। ओके, तो ये पूरा ट्रेंड हम देख सकते हैं पिछले जो 7 इयर्स के क्वेश्चन है उसको एनालाइज करके। तो अगर इसको हम चार्ट फॉर्म में देखें तो देखिए 72% क्वेश्चन काफी आसान पूछे गए हैं, 15% क्वेश्चन थोड़े मीडियम डिफिकल्टी के हैं एंड 13% क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए हैं। ओके, तो ये 3 डेटा हमको मिलता है पिछले जो 7 इयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करके। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? देखिए सबसे पहला कंक्लूजन है कि व्हाट शुड बी योर सोर्सेज, आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। तो देखिए सबसे पहला कमांड बनाइए एनसीईआरटी के ऊपर, क्लास 9th क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्लास 11th की दोनों एनसीईआरटी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इससे आपका बेस बनेगा। उसके बाद केवल और केवल लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, इसके अलावा कोई भी दूसरा सोर्स फॉर प्रीलिम्स आपको फॉलो नहीं करना है, कोई दूसरी स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो नहीं करनी है। ओके, देन करंट अफेयर की मंथली मैगजीन भी आपको फॉलो करनी होगी, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 रेप्यूटेड कोचिंग का मटेरियल आप लीजिए। ओके, सपोज आप एक्स कोचिंग की मैगजीन को रेफर कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, एंड फिर जो दूसरा इंस्टीट्यूट है उसकी मैगजीन का इंडेक्स देखिए, एंड जो भी नया टॉपिक आपको मिलता है वहां पे उसको वहां से कर लीजिए। तो एक टॉपिक को 2 बार नहीं पढ़ना है, अगर कोई एडिशनल टॉपिक मिलता है उसको आप दूसरी कोचिंग से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नॉलेज गैप होंगे ना वो फिल हो जाएंगे। तो बस यही सोर्सेज हैं, इसके अलावा कोई भी सोर्स प्रीलिम्स के लिए आपको फॉलो नहीं करना है, जहां तक बात है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। ओके, क्लियर है? चलिए अब बात यह आती है कि आपके फोकस एरिया कौन से होने चाहिए। तो ये जो 98 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर हम इनको एनालाइज करेंगे तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहां से यूपीएससी ने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे टॉप है पार्लियामेंट। तो अगर आपको पॉलिटी में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज, इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देन प्रियम्बल, देन लोकल इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शंस इन इंडिया, एंड सबसे एंड में प्रेसिडेंट। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट जब आप पढ़ोगे तो इस एरिया पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस के आने के चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां से काफी ज्यादा रहने वाली है। और ये हम कह रहे हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड के बेसिस पे। तो पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, जुडिशरी, डीपीएसपी, प्रियम्बल, इन पे तो आपकी कमांड होनी ही होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये आपके फोकस एरिया है। अब बात आती है कि पढ़ना किस तरह से है, हाउ टू प्रिपेयर। तो देखिए जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, अगर हम उनको एनालाइज करें तो हम ये पाते हैं कि एनसीईआरटी आपको काफी डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि राइट टू वोट ये किस तरह का राइट है, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। अब देखो उस समय जो डिफरेंट कोचिंग्स थी ना, उन्होंने इसका डिफरेंट आंसर दिया था, इवन वो भी क्लियर नहीं थे। बट जो एनसीईआरटी है क्लास 9th की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। तो इस तरह की जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है
इन पे आपको फोकस करना है। यूपीएससी इन्हीं पे क्वेश्चन पूछ रही है। अब अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो जाए। तो इस तरह से आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रूल आउट नहीं करनी है, मिस नहीं करना है। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन था, ये भी 2018 में पूछा गया था एंड अगेन इस पे भी डिफरेंट कोचिंग्स ने डिफरेंट आंसर दिए थे। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट मतलब सबसे एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप क्या होगी बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। देखिए मोस्ट मतलब हो सकता है कि ये चारों ही ऑप्शन सही हो, बट सबसे ज्यादा सही कौन सा है ये आपको बताना है। अब देखो अगर क्लास 11 की एनसीईआरटी आप सही से पढ़ोगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है, थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। मींस अगर लॉ नहीं है, एब्सेंस ऑफ रूल्स मींस लॉ नहीं है, एवरी इंडिविजुअल, एवरी मतलब हर कोई would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other. Means liberty नहीं है, it means law नहीं है, तो liberty नहीं है। तो ये कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। तो इस तरह से इतने फोकस के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तब जाके क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में हमें सब कुछ आता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, एनसीईआरटी को तरीके से आपको पढ़ना है और तरीका क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस काफी डिफिकल्ट, काफी रैंडम हमको लगते हैं और उससे ये मन करता है कि यार पता नहीं क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, हम उसको छोड़ देते हैं। देखिए ऐसा नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड एलिमिनेशन का यूज करो। जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसको यूज करो, कॉमन सेंस का आपको यूज करना पड़ेगा, तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली 22 प्रीलिम्स में। तो H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed। एंड देखिए ये काफी कम लोगों को पता होगा, तो हो सकता है कि हम इस क्वेश्चन को ही छोड़ दें कि हमें नहीं आता। ऐसा नहीं करना है, सारे ऑप्शंस पढ़िए और कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। अब देखो इसका जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो क्या बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ढूंढना होगा कि क्या डिफाइन किया गया है क्या। तो भाई देखो कॉन्टेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, ये कहां पे डिफाइंड है, जो एक्ट है उसमें, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। ठीक है, जो हमारी बेसिक नॉलेज है, तो जब आप 3 को एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में 1 एंड 2 कॉमन है, इट मींस ये भी सही है और ये भी सही है। अब आपको केवल 4, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो देखना है। अब वो क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तब भी देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है, तो ये एक्ट बना है, तो एक्ट किसने बनाया होगा, पार्लियामेंट ने बनाया होगा, मींस उसके पास पावर है, तो ये वैसे ही सही हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे, 1, 2 एंड 4। तो जो इंफॉर्मेशन आपको लगी थी कि मुझे नहीं आती, उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा, बिना उसके ही आंसर निकल के आ रहा है। तो इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी 22 में पूछा गया था कि अटॉर्नी जनरल एंड जो सॉलिसिटर जनरल है, दे आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली who are allowed to participate in the meetings। अब देखिए इनको अलाउ नहीं किया जाता, ये हमें पता है, ये आपको मिल जाएगा कहां पे, लक्ष्मीकांत में। ठीक है, अब इसका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए एक एक वर्ड पे आपको फोकस करना है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। तो अगर ये वर्ड यहां पे नहीं होता, ये सेंटेंस यहां पे नहीं होता, तब कहानी अलग थी, अलग हो सकती थी। बट
ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट देखो गलत हो गए, तो सही जवाब क्या है? नीदर वन नॉर टू। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने होंगे। ओके, और देखते हैं। अब देखो अगेन ये 22 का क्वेश्चन है। डेप्यूटी स्पीकर काफी न्यूज में थे और उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया, बट स्टेटमेंट्स जो है वो काफी बल्कि हैं, काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए गए। देखते हैं क्या पूछा गया है। अभी देखो यहां पे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो हम पहला देखते हैं कि एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। तो ये तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो ये सही है। ओके, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शेल बी फ्रॉम ईदर द अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। अब देखो ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये केवल एक कन्वेंशन है। ओके, तो ये चीज गलत हो गई, तो सेकंड को रूल आउट कर दो। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। 3 दोनों में कॉमन है, मींस 3 करेक्ट होगा। अब हमें केवल और केवल स्टेटमेंट नंबर 4 देखना है। वहां पे क्या है कि द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय पीएम। ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये कॉमन सेंस है। ओके, उससे आप इसको उड़ा सकते हो, ऐसा कभी होता भी नहीं है। ओके, तो सही जवाब क्या होगा? 1 and 3, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन था 21 में। अगेन जो स्टेटमेंट है वो अजीबोगरीब है, रैंडम है। इन इंडिया देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3। अब देखो मोदी जी हैं, उन्होंने 2 जगह से इलेक्शन फाइट किया, राहुल गांधी ने भी 2 जगह से किया, तो ये लॉ है कि आप 2 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये तो वैसे ही आप गलत कर दोगे। ओके, देन 91 में श्री देवीलाल कॉन्टेक्स्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा। अब मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा, इसको छोड़ दो। अब अगले पे आते हैं। एज पर द रूल्स इफ अ कैंडिडेट कॉन्टेक्स्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पार्टी शुड बियर द कॉस्ट। भाई ऐसा होता है क्या इंडिया में? कॉमन सेंस है, जबकि एक रिफॉर्म सजेस्ट किया गया है कि ऐसा होना चाहिए। ओके, तो ये चीज भी गलत है। ओके, तो जैसे ही आप 3 को एलिमिनेट करोगे, आपके सामने या तो 1 सही है या फिर 2 सही है, और आपको पता है कि जो 1 है वो गलत है, दिस इज रॉन्ग। इट मींस ये सही होगा, बिफोर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो हमें पता भी नहीं है कि श्री देवीलाल कौन है, क्या किया उन्होंने, बट आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। और मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। ये क्वेश्चन था 2019 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके। अगर आप शुरू के 2 स्टेटमेंट देखेंगे तो काफी रैंडम है कि ये कितनी बार अमेंड हुआ है, हमें नहीं पता। बट अगर आप इसका 3rd स्टेटमेंट देखेंगे कि इट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज है। जैसे ही आप 3 को एलिमिनेट करोगे, आंसर आपके सामने आ गया, ए फॉर इलाहाबाद। ओके, और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था 2018 का, और इसमें भी काफी रैंडम से स्टेटमेंट दिए गए हैं। बट देखो अगर आप स्टेटमेंट नंबर 3 को देखोगे तो ये लक्ष्मीकांत से हो जाता है। इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स। देखो हमें पता है कि 10% होने चाहिए, तो 543 तो मींस 55 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। और जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे, आपका आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे 2 ओनली। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी या लीडर ऑफ अपोजिशन को सबसे पहले कब रिकॉग्नाइज किया गया था। अगर आपको नहीं भी पता है, तब भी जो बेसिक नॉलेज है उसको यूज करके हमने आंसर निकाल लिया है। तो यही चीज मैं चाह रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखें तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एंड ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग योर कॉमन नॉलेज, योर बेसिक नॉलेज। ओके, तो अब ये जितना भी हमने चीजें देखी, एनालाइज किया, उसका क्या कंक्लूजन निकलता है? देखिए ये सबसे आसान सेक्शन है
पूरे प्रीलिम्स पेपर का, क्योंकि हमने देखा था कि 70% क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपको मिल सकता है। तो करना क्या है, आपको ट्रेडिशनल जो सोर्सेज है उन्हीं पे फोकस करो, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत एंड करंट अफेयर मैगजीन। इसके अलावा ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारने हैं, इन्हीं का मल्टीपल रिवीजन करते रहिए एंड टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी है, इससे आपकी जो नॉलेज के गैप्स हैं वो फिल हो जाएंगे। ओके, तो 30 to 40 या यूं कहें 40 to 50 पेपर्स अटेम्प्ट करो, ठीक है, 40 से 50 पेपर अटेम्प्ट करो, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी। तो हमने प्रीवियस 7 ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज भी किया है और उसके बेसिस पे क्या स्ट्रेटजी बनती है वो भी हमने आपको सजेस्ट कर दी है। इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली पॉलिटी में आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इसका पार्ट बन सके, उनको भी डेफिनेटली फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।